अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी इंडिया वर्सेस पाक और इंडिपेंडेंस डे और शुभंकर मिश्रा जी की वीडियो है जी। अभी वीडियो देखते हैं, रिव्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। लेट्स स्टार्ट। क्या आप जानते हैं कि साल 1947 में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग हुए थे तो पाकिस्तान हमसे कहीं ज्यादा आगे था? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट पर बात कर रहा हूं। क्योंकि साल 1960 से लेकर 1980 के बीच में पाकिस्तान की गाड़ी हमसे तेज भाग रही थी। पाकिस्तान में काम धंधा सबके पास था और वहां पर बेकारी हिंदुस्तान से कम थी। इनफैक्ट हमारे नौजवान नौकरी ढूंढते फिर रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 70 के दशक में पाकिस्तान का आदमी हिंदुस्तान के आदमी से 5 साल ज्यादा जी रहा था। साल 2010 के दशक में बिजली पाकिस्तान के घरों में ज्यादा जलती थी। और तो और दुनिया के बाकी मुल्क जब पैसा लगाते थे तो वो हमसे पहले पाकिस्तान को चुनते थे। आपको यह बात शायद हिला सकती है कि साल 1960 से 2008 के बीच में जो 49 साल थे उसमें 35 साल पाकिस्तान का आदमी हिंदुस्तान के आदमी से ज्यादा पैसा कमा रहा था। हां जी, और जब हम और वो बराबर भी थे तब भी दोनों भाइयों की पगार में बस चाय पानी जितना ही फर्क था। हालांकि आज कहानी बदल चुकी है। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आजाद है। आज हमारे आदमी की जेब में पाकिस्तान के आदमी से लगभग 125 गुना ज्यादा पैसा है। हमारी अर्थव्यवस्था उनसे पूरे 10 गुना बड़ी है और प्रति व्यक्ति की कमाई में हिंदुस्तान के 33 में से 31 राज्य पाकिस्तान से आगे निकल चुके हैं। इनफैक्ट हमारा अकेला महाराष्ट्र वो पूरी पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर भारी हो गया है। आज हिंदुस्तान की तिजोरी में पाकिस्तान से 30 गुना ज्यादा डॉलर रखा है। पाकिस्तान का पासपोर्ट आज दुनिया का चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान के पासपोर्ट के नीचे सिर्फ सीरिया, इराक, अफगानिस्तान जैसे देश आते हैं। लेकिन आज आजादी के मौके पर सवाल यह नहीं है कि हम आगे क्यों हैं। सवाल यह है कि जो 50 साल आगे हमसे दौड़ रहा था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान हमसे पीछे कैसे रह गया। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको बंटवारे के दौर में जाना। We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, जब जिन्ना ने हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग कर दिया था, उस दिन जब घर बटा तो 921 कारखानों में से पाकिस्तान को सिर्फ 34 मिले। पाकिस्तान में बैंकिंग का ढांचा तो लगभग शून्य हो गया था। मतलब खेत पाकिस्तान के पास रह गए थे लेकिन चक्की हमारे पास आई थी। गेहूं उधर था, आटा हमारे पास था। पाकिस्तान को फौज में भी हिस्सा छोटा मिला। 4 लाख फौजियों में सिर्फ 1,40,000। और शायद यही डर पाकिस्तान के दिल में डर पैदा कर गया। पाकिस्तान को लगा कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और इसी डर में पाकिस्तान ने अगले 12 सालों तक अपनी आधी कमाई फौज पर खर्च कर दी। घर का चूल्हा ठंडा, पहरेदार मोटे, और वही पहरेदार जिसे आप पाकिस्तान की फौज कहते हो वो पाकिस्तान के दुश्मन बन गए। क्योंकि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की मालिक बन गई, तख्ता पलट करने लगी, डेमोक्रेसी का कत्ल होने लगा। और फिर धीरे धीरे पाकिस्तान उस जगह पर पहुंचा जहां आज हुआ है। हिंदुस्तान की कहानी अलग थी। हमने 3 साल में घर का कायदा कानून लिखा, 9 साल उन्हें लग गए थे और 9वां साल आते आते वोट नहीं पड़े, फौज कुर्सी पर चढ़ गई। और आज ये पूरा किस्सा हम आपको सुनाने वाले हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान जो एक रात में आजाद हुए थे वो अलग अलग कैसे बढ़े, आज इतना फासला क्यों है। हम आपको बताने वाले हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे में किसको क्या मिला, दोनों की राहें कहां जुदा हुई, पाकिस्तान में फौज कैसे मालिक बन गई और खैरात के डॉलर ने कैसे उनको बिगाड़ दिया, क्यों पाकिस्तान का मुल्क दोबारा टूटा और आज पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने कहां खड़ा है। और आखिर में वो बात जो हर हिंदुस्तानी के मन में कभी ना कभी आई कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं बंटते तो आज कैसा होता। नमस्कार, मैं हूं शुभंकर मिश्रा। आप सभी को जश्न आज़ादी मुबारक। बहुत बहुत खास पाक मौका है और
अगर आप हमें हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से या दुनिया के किसी भी मुल्क से देख रहे हैं तो आज बंटवारे का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। वैसे जब हमने अपने संस्थान की शुरुआत की थी तो ये पहला वीडियो था जो हमने बनाया था 15 अगस्त साल 2023, जिस दिन हम भी आज़ाद हुए थे। आज तक चैनल को छोड़कर हमने अपने चैनल की शुरुआत की थी, इसलिए आज हम आपको बंटवारे की कहानी सुनाने वाले हैं। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा। आप दुनिया किसी मुल्क में हो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में और आपकी स्क्रीन पर स्कैनर के जरिए लगा दिया है। आप जुड़ेंगे, हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आप तक बहुत सारे वीडियोस पहुंचाएंगे जो इमोशंस पर नहीं, फैक्ट पर बेस्ड होंगे। और आज फैक्ट पे ही कहानी इस बंटवारे की। बंटवारे में हिंदुस्तान पाकिस्तान को क्या मिला, सबसे पहले समझते हैं। तो जमीन और आबादी में पाकिस्तान को छोटा हिस्सा मिला, लेकिन असली चोट पाकिस्तान को बंटवारे में कारखाने और बैंकों में लगी। ब्रिटिश हिंदुस्तान के करीब 18% आबादी पाकिस्तान गई और 82% आबादी भारत में रह गई। खेती वाली जमीन का 16% हिस्सा जो था वो पाकिस्तान चला गया, 84% हिस्सा हिंदुस्तान में रहा। अब कोई कहेगा कि भाई छोटे मुल्क को छोटा हिस्सा मिला, इसमें परेशान होने वाली बात क्या है, इसमें रोने धोने वाली बात क्या है? तो आप गहराई में उतरिए। जो जमीन पाकिस्तान को मिली वो सोना उगलने वाली जमीन थी, पंजाब और सिंध की नहरों वाली जमीन, जहां अंग्रेजों ने दुनिया का सबसे बड़ा नहरी जाल बिछाया था, जहां पानी की कमी नहीं थी। यानी पाकिस्तान को बढ़िया खेत मिले। पर अब वही बात जो हमने शुरू में कही थी, खेत मिला लेकिन चक्की नहीं मिली, क्योंकि पूरे ब्रिटिश हिंदुस्तान में 921 बड़े कारखाने गिने जा रहे थे और पाकिस्तान के हिस्से आए सिर्फ 34, यानी हर 100 में 4 भी नहीं पाकिस्तान को मिले। जूट के, कागज के, लोहे के, इस्पात के सारे बड़े कारखाने जब बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान के पास रह गए और मशीन चलाने वाले हाथ जो थे कारखानों के 93% मजदूर और कारीगर वो भी हिंदुस्तान ही रह गए। अब इसका मतलब समझिए आप, किसान की नजर समझाते हैं, शायद आपको आसानी हो जाए। पूर्वी पाकिस्तान के खेतों में दुनिया का सबसे बढ़िया जूट उगता था, पर उस जूट का 70% माल कोलकाता की मिलों में जाकर बोरा टाट बनता था। पंजाब और सिंध के खेतों में कपास होता था और वो कपास बॉम्बे, कानपुर, अहमदाबाद की मिलों में जाकर कपड़ा बन जाया करता था। पूर्वी बंगाल के जंगलों का बांस कोलकाता की कागज मिलों में जाया करता था। तो जब 14-15 अगस्त की रात को सरहद खींची गई और किसान उस पार रह गया, मिल इस पार, तो गेहूं उधर चला गया, आटा इधर आ गया। पहले जो माल बेरोक टोक इधर से उधर जा रहा था, अब उसके रास्ते में सरहद आ गई थी, क्योंकि बंटवारा हुआ था और नतीजा दोनों तरफ ने भुगता। पाकिस्तान के बाजारों में बना बनाया सामान, कपड़ा, चीनी, कागज, कोयला, इन सब की किल्लत हो गई और इधर हमारी मिलों का एक बड़ा ग्राहक हाथ से निकल गया। पर लंबी दौड़ में ज्यादा नुकसान उसका हुआ जिसके पास सिर्फ कच्चा माल था, क्योंकि मंडी का पुराना नियम है, गेहूं बेचने वाला मजदूरी कमाता है और आटा बेचने वाला मुनाफा, और ये हिंदुस्तान के फेवर में गया। बैंकों का हाल तो पाकिस्तान के लिए और बुरा था। बंटवारे से पहले बैंकों के धंधे में ज्यादातर हिंदू और सिख कारोबारी थे। यहां तक कि मुसलमान बहुल इलाकों में भी बैंक का मुनीम मालिक अक्सर हिंदू हुआ करता था। माहौल जब बिगड़ा तो बंटवारे से पहले ही ज्यादातर बैंकों ने अपने दफ्तर उठाकर दिल्ली और भारतीय पंजाब की तरफ रुख कर लिया। नतीजा क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के हाथ बैंकिंग का ढांचा लगभग शून्य लगा, जीरो। गिनती के बैंक और गिनती की शाखाएं बची। रिपोर्ट की माने तो हजारों शाखाओं में से बमुश्किल से 500-600 उधर बची थी। अब आप सोचिए, एक नया मुल्क बनता है, करोड़ों लोग होते हैं, पैसा रखने, उधार देने वाली दुकान पूरी तरह से बंद हो जाती है। और यहीं से निकलता है वो किस्सा जो शायद आपने आधा अधूरा सुना हो, 55 करोड़ वाला किस्सा। बंटवारे में यह तय हुआ था कि अनबटे हिंदुस्तान के खजाने में जो करीब 400 करोड़ रुपए फंसे हैं, उसमें से 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाएंगे। 20 करोड़ तो 15 अगस्त को ही दे दिए गए, बाकी बचे 55 करोड़ पर बात अटक गई थी। अब क्यों अटकी थी? क्योंकि इतने में कश्मीर में लड़ाई छिड़ गई थी और नेहरू और पटेल का यह मानना था कि अगर पाकिस्तान को हम ये पैसा देते हैं तो पाकिस्तान इस पैसे को हथियार में तब्दील करके कश्मीर में हमारे सीने पर तान देगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर आज भी यही नजरिया रखता है कि दुनिया में जब भी कोई मुल्क पाकिस्तान को पैसा देता है या उसे FATF की ग्रे लिस्ट से हटाया जाता है, तो हिंदुस्तान ये कहता है कि आप इनके लोगों को लेकर पैसा दे रहे हैं, इनके लोगों पर तरस खा रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि पाकिस्तान चलाने वाली फौज है, वो पैसे का इस्तेमाल फौज कर पाती है, आम पाकिस्तानी नहीं।
और यही बात पटेल ने जनवरी 1948 में सार्वजनिक तौर पर कही थी कि जब तक सारे झगड़े निपट नहीं जाते एक धेला भी नहीं जाएगा। आरबीआई के गवर्नर ने सरकार को चिट्ठी लिखी कि करार के हिसाब से पैसा देना बनता है। जवाब आया कि फिलहाल सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। और फिर इस कहानी में गांधी जी की एंट्री हो गई। जनवरी 1948 में गांधी जी अनशन पर बैठे। माना जाता है कि उनके अनशन की वजह में यह वादे का पैसा था। हालांकि इतिहासकार आज तक इस पर तर्क करते हैं, बहस करते हैं, पर इतना पक्का है कि अनशन के दौरान ही सरकार झुकी और यह पैसा पाकिस्तान चला गया। इसके ठीक कुछ दिन बाद 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी और अदालत में अपने बयान में इस 55 करोड़ का जिक्र करके अपनी नाराजगी की प्रमुख वजह बताया था। तो कई इतिहासकार ये मानते हैं कि भारत पाकिस्तान की तल्खी की पहली बड़ी गांठ इसी 55 करोड़ रुपए की वजह से हुई थी। अब ये बहस का विषय है और सिर्फ इस एक किस्से पर कभी हम आपके लिए पूरा एपिसोड बनाएंगे, आपको विस्तार समझाएंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि घर बटा तो बर्तन ही नहीं बटे, दिल भी बटे, और इस बंटवारे की सबसे बड़ी कीमत कागजों में नहीं इंसानों में चुकाई गई। अनुमान है कि करीब 1.25 करोड़ लोग रातों रात घर छोड़कर इस पार से उस पार और उस पार से इस पार आ गए और लाखों लोग कभी पहुंचे ही नहीं। जो पहुंचे उनकी तीसरी पीढ़ी आज भी दादी नानी से लाहौर, कराची और ढाका के किस्से सुनती है। और हिंदुस्तान में ऐसे सैकड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनके दादा दादी किस्से सुनाते रहते हैं। खैर, वापस लौटते मुद्दे पर। हिंदुस्तान और पाकिस्तान आज जिस मोड़ पर है, इसमें सबसे बड़ी वजह थी हिंदुस्तान की दूरदर्शी सोच। भारत का संविधान 3 साल में लिखा गया, पाकिस्तान का 9 साल में, और जब आया तब तक फौज आ गई थी। भारत में कोई एक इतना बड़ा नहीं था कि सबको दबा ले, इसलिए सबकी सुनकर कायदा जल्दी बन गया। पाकिस्तान में एक तरफ गिनती ज्यादा थी और दूसरी तरफ ताकत, इसलिए कायदा भी 9 साल तक लटका रहा। भारत ने अपनी आजादी के 3 साल के अंदर संविधान लिखा। 26 जनवरी साल 1950 को इसे लागू कर दिया गया और 1951-52 में अपना पहला आम चुनाव भी करवा दिया, जिसमें हर बालिग को, हर महिला को वोट देने का अधिकार मिल गया, चाहे अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, मर्द हो, औरत हो। उस जमाने में यह बात दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों को पागलपन लगती थी कि जिस मुल्क में 80% लोग अनपढ़ हो वहां हर आदमी वोट दे रहा है, लेकिन हिंदुस्तान ने किया और इसकी वजह से हमें फायदा हुआ। हमारी जिस चीज को लोग पागलपन कह रहे थे वो हमारी सबसे बड़ी समझदारी निकली। उधर पाकिस्तानी गाड़ी पहले ही मोड़ पर फंस गई। वजह उसकी बनावट में थी। पाकिस्तान बना तो उसके 2 टुकड़े हुए, एक पूर्वी एक पश्चिमी, और दोनों के बीच 1,500 किलोमीटर का हिंदुस्तान। साल 1951 की गिनती में पाकिस्तान के करीब 55% लोग बंगाली निकले, यानी आधे से ज्यादा पाकिस्तान जो था वो पूर्वी टुकड़ों में था, लेकिन सत्ता की चाबी वो इधर पश्चिमी टुकड़े में। सरकारी दफ्तरों की बड़ी कुर्सियों पर मुहाजिर बैठे थे। अब मुहाजिर, आसान शब्दों में समझाएं, मुहाजिर उन्हें कहते हैं जो बंटवारे के वक्त हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए थे। जिन्ना भी उन्हीं में थे और फौज पंजाबियों के हाथ में थी। अब आप सोचिए पाकिस्तान किस प्रकार का बना। पाकिस्तान वो मुल्क जो गिनती में बंगाली ज्यादा थे, लेकिन ताकत में पंजाबी और मुहाजिर। अब ऐसे घर में अगर हर आदमी का वोट बराबर वाला कायदा बन जाता तो कुर्सी सीधे बंगालियों के पास जाती, और जिनके हाथ में ताकत थी वो जिस डाल पर बैठे थे उसे क्यों काटते। बस इसीलिए पाकिस्तान में कायदा बना ही नहीं। साल 1950 में प्रधानमंत्री लियाकत अली खान एक खाका लाए। बंगालियों ने ठुकरा दिया, क्योंकि उसमें आधे से ज्यादा आबादी वाले पूर्वी हिस्से को पश्चिम के बराबर ही सीट मिल रही थी, आधे मुल्क को आधे से कम हिस्सेदारी। खाका वापस हुआ। अब इससे पहले कि नया बनता, साल 1951 में अक्टूबर में रावलपिंडी के एक जलसे में लियाकत अली खान को गोली मार दी गई। आप सोचिए, नया मुल्क था, 4 साल का था और अपना पहला प्रधानमंत्री खो दिया। मारने वाले का मकसद आज तक साफ नहीं हुआ, वैसे ही जैसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल समझ ही नहीं आया। लेकिन 1954 में हद हो गई। गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने पूरी संविधान सभा को भंग कर दिया, यानी जो लोग मुल्क का कायदा लिख रहे थे उनको घर भेज दिया। सभा के अध्यक्ष उस दौर में तमीजुद्दीन खान अदालत गए। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि गवर्नर जनरल गलत है, सभा बहाल हो। मामला ऊपर पहुंचा तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने गवर्नर जनरल के पक्ष में फैसला सुना दिया और चीफ जस्टिस मुनीर ने अपने फैसले में वो लाइन लिख दी जो आगे चलकर पाकिस्तान के इतिहास की सबसे महंगी लाइन साबित हुई, जिसमें लिखा था जरूरत का कानून। मतलब ये
कि हालात की जरूरत हो तो कायदा तोड़ना भी जायज है, और बस यहीं से वो शुरुआत हुई जिसको आगे पाकिस्तान के तमाम जनरल्स ने भुनाया। तमाम जनरल्स ने यही लाइन हर बार हर फौजी कब्जे का बना बनाया बहाना थी। आगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल में जब जब कोई जनरल कुर्सी पर चढ़ा, अदालत ने यही लाइन दोहराकर उस पर मुहर लगा दी। मतलब आप समझिए कि चौकीदार ने चोरी की और मुंसिफ ने कह दिया कि ठीक तो है, वक्त की मांग थी, जरूरत था। और फिर आप जानते हैं पाकिस्तान क्या हो गया। खैर 1956 में आजादी के 9 साल बाद पाकिस्तान का पहला संविधान बना, पर उसकी उम्र कितनी निकली वो आपको बताते हैं, क्योंकि यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय कर रहा था। क्योंकि पाकिस्तान में फौज मालिक बन रही थी, भारत में नहीं। और ये सवाल आपके मन में आना चाहिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो 24 घंटे के अंदर आजाद हुए 47 में, उसमें एक मुल्क में फौज मालिक क्यों बन गई और एक मुल्क में संविधान क्यों शुरू हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये समझिएगा। इसका जवाब है डर। पाकिस्तान में डर ने फौज को मोटा कर दिया। अंग्रेजों की एक पुरानी थ्योरी थी और उसी पुरानी थ्योरी ने उसे एक तरफा बनाया। अमेरिकी डॉलर ने बिगाड़ा और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जरूरत के हिसाब से कानून में गलत चीजें भी जायज होती हैं। और फिर आप देखिए, बंटवारे में पाकिस्तान को 4 लाख फौजी में से 1 लाख फौजी मिले थे। उसके सामने वो हिंदुस्तान था जिसके पास 3 गुना बड़ी फौज थी। और पहली लड़ाई में कश्मीर में पाकिस्तान को भारतीय फौज ने हैसियत दिखाई थी और यही डर एक बड़ी वजह बना जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने मुल्क को ग्रो करने की जगह पर अपनी फौज को ताकतवर बनाना शुरू किया। इसी डर में 1947 से लेकर 1959 तक पूरे 12 साल आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान ने अपने पूरे बजट का आधा बजट सिर्फ फौज पर लौटा दिया। अब आप सोचिए, एक नया मुल्क आजाद हुआ है, वो क्या करता है? कॉलेज बनाएगा, यूनिवर्सिटी बनाएगा, हॉस्पिटल खोलेगा, पढ़ाने लिखाने सोचेगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं। पाकिस्तान ने अपना आधा बजट फौज पर लुटा दिया। जिस घर की आधी पगार पहरेदारी में जाए, उस घर में बच्चों की पढ़ाई और दवा के लिए क्या बचेगा? स्कूल का पैसा वर्दी में गया, अस्पताल का पैसा बंदूक में, घर में चूल्हा ठंडा और पहरेदार यानी फौजी मोटे होते गए। और ये फौज थी किसकी? यहां भी अंग्रेजों की चाल समझिए। अंग्रेज मानते थे कि हिंदुस्तान में कुछ कौम लड़ाका है और बाकी नहीं है, और भर्ती उन्हीं लड़ाका कौम से करते थे जिनमें पंजाब के मुसलमान और सरहदी सूबे के पठान सबसे ऊपर थे। अब इसका नतीजा यह निकला कि 1947 यानी 1947 में पाकिस्तान की फौज में 72% पंजाबी थे और बाकी में बड़ी गिनती पठानों की। जबकि आबादी में पंजाबियों की बात करेंगे तो वो पाकिस्तान की कुल आबादी केवल 25% थे। यानी फौज पूरे मुल्क की नहीं, एक सूबे की जागीर थी। और बाकी आधा मुल्क जो बंगाली थे, 55% बंगाली पाकिस्तान की आजादी के वक्त पाकिस्तान में थे, लेकिन वो बंगाली आपको फौज में ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो जब ये फौज ताकतवर हुई तो असल में पूरा पाकिस्तान ताकतवर नहीं हुआ, पाकिस्तान का पंजाब सूबा ताकतवर हुआ और बाकी मुल्क उसकी मुट्ठी में आ गया। और अगर आपको अभी भी यकीन ना हो तो आप पाकिस्तान जो गए हैं, जो जानते हैं, या यूट्यूब पर देख लीजिए। आप पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की शक्ल, लाहौर की सड़कें और बाकी पाकिस्तान के सारे शहरों की सड़कें या डेवलपमेंट देख लीजिए, आपको दिन और रात का अंतर आ जाएगा। लाहौर और कराची का अंतर देख लीजिए, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आ जाएगा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिफरेंस दिख जाएगा। खैर फिर आ गया साल 1958। संविधान बने 2 साल हुआ था, पहला आम चुनाव होने वाला था। जनरल अयूब ने रातों रात कुर्सी पलट दी। संविधान रद्द, नेता जेल में, चुनाव रद्द। पाकिस्तान की जनता ने अपना पहला वोट डालने से पहले पहला तख्ता पलट देख लिया। और फिर अदालत जब मामला गया तो आप याद कीजिए, अदालत ने फिर वही कहा, जरूरत का कानून, गलत को सही साबित करने वाला कानून। और फिर पहरेदार मालिक बन गया। घर वालों की अर्जी मुंसिफ ने खारिज कर दी। अब आप कहेंगे कि शुभांकर यार, शुरू में आपने कहा था कि पाकिस्तान दशकों तक हिंदुस्तान से 1947 में आजादी के बाद बेहतर चला, और फिर पाकिस्तान के सारे हालात आप बता रहे हो जो पाकिस्तान की बर्बादी की तरफ इशारा कर रहे हैं। और तो और जनरल अयूब का फौजी राज आ गया। अब फौजी राज में तरक्की तो मुल्क में होती नहीं। तो अगर यह सवाल आपके मन में आया है तो गुरु कहानियां बहुत बढ़िया से देख रहे हो, बहुत बढ़िया से देख रहे हो। और इस कहानी में इस सवाल का जवाब ही पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। पाकिस्तान की तरक्की अपने टैलेंट पे नहीं हुई थी आजादी के बाद,
सच है कि 1947 के बाद पाकिस्तान की रफ्तार तेज हुई, उनके लोग ज्यादा पैसा कमाए, ज्यादा तरक्की कर रहे थे, उनके यहां बिजली पानी ज्यादा आई, लेकिन वो टैलेंट पे नहीं खैरात पे थी, क्योंकि दुनिया उस वक्त कोल्ड वॉर में थी। अमेरिका रूस के खिलाफ एक ठिकाना ढूंढ रहा था और पाकिस्तान तो तैयार रहता है कि मालिक, यू पे मी मोर मनी, आई विल गिव यू एवरीथिंग। बीट चाइना, रशिया, अमेरिका, उन्हें घंटा फर्क पड़ता है। पाकिस्तान ने अपना कंधा अमेरिका को किराए पर दे दिया। बस फिर क्या था, अमेरिका को पैसे से क्या फर्क पड़ता, वी हैव मनी, मनी फॉलोज माय ब्रदर। अमेरिका ने डॉलर बरसा दिया। जनरल अयूब के दौर में अरबों डॉलर की अमेरिकी मदद आई और गाड़ी दौड़ी। इसके बाद 80 के दशक में अफगानिस्तान में रशिया घुसा तो जनरल जिया ने कहा ब्रदर मनी, और रशिया ने कहा मनी फॉलोज ब्रदर, यू गिव मी योर रिस्पेक्ट, आई विल गिव यू मनी। पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। समटाइम आई फील, मतलब आई शुड नॉट से दिस, बट पाकिस्तान इज लाइक अ प्रोस्टिट्यूट, यू पे मी मोर, यू विल हैव मी। आज जनरल अयूब के दौर में अगर आप देखेंगे तो डॉलर अमेरिका ने बरसाए। 80 के दशक में अफगानिस्तान में जब रूस घुसा तो जनरल जिया को डॉलर रूस ने दिया, और बाद में चाइना, अब चाइना चल रहा है। मनी फॉलोज ब्रदर, फादर बदल सकते हैं। 1911 के बाद मुशर्रफ के दौर में भी डॉलर बरसा जबरदस्त तरीके से, और तीनों बार पाकिस्तान को जब पैसा मिला तो कुर्सी पर जनरल बैठा था। अमेरिकी मदद ने फौज की कुर्सी को मजबूत किया, और जब जब अमेरिका काम निकला तो वो जो मदद थी वो बंद कर दी गई, नल बंद कर दिया गया, पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया गया। और अगर आज पाकिस्तान के हाल बर्बाद हैं, वो जो कठिन कड़े गंदे शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया, तो उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि वहां के फौज ने तुरंत वाला फायदा देखा, आवाम का फायदा नहीं देखा, अपना कमाई कर लिया। इसीलिए पाकिस्तान के जितने बड़े फौजी हैं वो सब विदेशों में वेल सेटल्ड रहे, लेकिन आवाम वो परेशान हो गई। घर के अंदर पाकिस्तान के जनरलों ने कमाई का इंजन नहीं बनाया। हमारी कहानी उल्टी थी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान कछुए खरगोश की तरह थे। खरगोश को बाहर से डॉलर मिला, वो भाग गया। हिंदुस्तान के पास डॉलर नहीं था। हमने धीरे धीरे कमाया, लेकिन अपना कमाया। उस जमाने में 3.5% वाली सुस्त रफ्तार का दुनिया मजाक उड़ा रही थी, लेकिन वो सुस्त इंजन अपना था, किराए का नहीं था। और जब 1991 में हमने अपने दरवाजे खोले तो वो इंजन ऐसा दौड़ा कि गुरु पूरी कहानी पलट गई। पूरी कहानी पलट गई। मनी ऐसा फॉलो हुआ कि आज हिंदुस्तान पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर है। खैर, जनरल अयूब 11 साल राज करके चले गए। कुर्सी अगले जनरल याहा साहब को दमाए। फिर 1977 में जनरल जिया उल हक ने चुनी हुई सरकार गिराई, 11 साल तक राज किया। जनरल जिया, जिनके बारे में आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को अदालत से फांसी दिलवा दी थी, उनकी पैंट तक चेक कर दी थी कि मुसलमान है या नहीं है। बड़ी दर्दनाक कहानियां रही पाकिस्तान की। फिर साल 1999 में जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बने तो उनको बेवकूफ बनाकर हिंदुस्तान की पीठ में करगिल का खंजर जो था वो मुशर्रफ ने ठोका, और फिर मुशर्रफ 9 साल तक राज किया। अब आप कल्पना करके देखिए, पाकिस्तान के 76 सालों में 33 साल फौज रही, और बाकी जो साल रहे वहां पर यह माना जाता है कि कुर्सी पर कोई बैठा हो, डोर रावलपिंडी के फौजी मुख्यालय से हिलती है। मतलब पाकिस्तान के मुस्तकबिल का हाल अगर आपको बदहाली समझना है तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान के आजादी के बाद से आज तक के इतिहास में एक प्रधानमंत्री नहीं है जो 5 साल आराम से काट पाया हो। एक प्रधानमंत्री इमरान खान, हमको लगा था शायद कट जाएंगे, तो वो भी फौज के बारे में बोलने लगे, और फिर उसका क्या हाल हुआ सारी दुनिया जानती है। सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान के साथ क्या क्या जुल्म नहीं ढाए गए, और इमरान खान को किस तरह से पाकिस्तान के अंदर फौज प्रताड़ित कर रही है, क्योंकि वो अमेरिका और फौज के खिलाफ आंखें दिखा रहे थे। ये पाकिस्तान की कहानी है। आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तान में परमाणु बम का बटन भी चुनी हुई सरकार के पास नहीं है। और पाकिस्तान की बर्बादी को और समझने के लिए एक सवाल हम आपसे पूछते हैं। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा कारोबारी घराना कौन सा है? कोई सेठ, टाटा बिरला जैसा कोई खानदान बड़ा? नहीं साहब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा
बिजनेस ग्रुप है फौजी फाउंडेशन। फौज की अपनी कंपनी, करीब 6 अरब डॉलर की। और धंधा जानते क्या है? पाकिस्तान की फौज कॉर्नफ्लेक्स बनाती है, पाकिस्तान की फौज सीमेंट बनाती है, पाकिस्तान की फौज खाद बेचती है, उनके बैंक हैं, बिजली से लेकर जमीन जायदाद बेचती है। यानी पाकिस्तान के अंदर हर वो धंधा जो मुनाफे का है वो फौज से जुड़ा है। कमाल है ना? और ये अकेली नहीं है, नौसेना का अपना अलग ट्रस्ट है, वायुसेना का अलग, फौज का एक और अलग। और अब इसे कद समझिए, हमारा अकेला टाटा ग्रुप एक साल में इनसे 25 गुना से ज्यादा कारोबार करता है। और बाजार में टाटा की कंपनियों की कीमत जोड़ेंगे तो पाकिस्तान के इन कंपनियों से 60 गुना ज्यादा ऊपर बैठती है। यानी उनके पूरे मुल्क का सबसे बड़ा कारोबार हमारे एक सेंट के आगे बौना है। तो सवाल यह है कि फिर मालिक बनकर पाकिस्तान में फौज ने किया क्या? घर की ही जमीन पर दुकान खोली। आज पाकिस्तान की फौज लड़ती कम है, कमाती ज्यादा है। और शायद उसी कमाई का वो जो मेडल लगाते हैं वो दिखाई पड़ता है। वहां फौज के पास मुल्क नहीं है, मुल्क के पास फौज है। ये बड़ी बात है और यही शायद उनकी बर्बादी की वजह है, जिसे शायद आम पाकिस्तानी समझने लगे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि भाई साहब, पाकिस्तान का हाल बदहाल क्यों हुआ? ये तो आपने बता दिया। हिंदुस्तान की फौज ऐसी ताकतवर क्यों नहीं बनी कि वो तख्ता पलट कर ले? तो आइए ईमानदारी से अपना गिरबान भी देखते हैं, क्योंकि हमारे यहां का जवाब किस्मत नहीं है, बनावट है। हिंदुस्तान की फौज पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान में कुल आबादी का जो 25% हिस्सा पंजाब है, उससे 70% फौज है। उनके यहां आजादी के बाद बंगाल, जैसे हमने बताया, 55% आबादी थी बंगालियों की, लेकिन फौज में नहीं थे। लेकिन हिंदुस्तान की फौज में हर सूबे, हर जबान, हर मजहब के लोग हैं। कोई एक कौम फौज को अपनी जागीर नहीं बना पाई। हमारे नेताओं ने पहले दिन से फौज को सरकार के नीचे रखा। हमारी जो अदालत थी उसने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तरह फौज के नियम तोड़ने पर यह नहीं कहा कि जरूरत के हिसाब से नियम बदले आ सकते हैं, कानून को बदला सकता है। हाँ, यह सच है कि हमारा भी पूरा दामन पाक साफ नहीं रहा, यह सच है। और मैं इसको स्वीकार करता हूं कि 1975 से लेकर 1977 तक हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गई। बिल्कुल सच बात है, इमरजेंसी लगी, अखबारों पर ताले पड़े, विरोधी जेल गए। वो 2 साल हिंदुस्तान के लोकतंत्र के काले अध्याय थे। लेकिन अगर आप फर्क देखेंगे तो 2 साल बाद जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी की सरकार को जनता ने उखाड़ कर फेंका, इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा, इंदिरा गांधी खुद चुनाव हारी। और भारत के लोकतंत्र ने बताया कि यहां पर अगर पाकिस्तान वाली हरकत करोगे तो फिर अच्छा नहीं होगा। और बड़ी बात यह भी समझिए, फौज उस खेल में कहीं नहीं थी, कहीं नहीं थी। उधर वोट से सरकार कभी नहीं बदली, पाकिस्तान ने बंदूक से बदली गई। और यही 76 सालों का एक बड़ा फर्क है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में। अब एक सवाल की, आजादी के बाद हिंदुस्तान नहीं टूटा लेकिन पाकिस्तान टूट गया। इसका जवाब बड़ा जी गाइस, और आगे जो है वो अब पाकिस्तान का बंटवारे की बात हो रही है कि पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ। तो वो अगर आप चाहते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो वो भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के हालात ऐसे क्यों है और इनका बंटवारा जो है वो क्यों हुआ, तो उनके बारे में बताया गया है। और इस पे जो है वो अच्छी खासी रोशनी जो है हमारे स्क्लैन भाई जो है वो डाल सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के स्टूडेंट है ना, टीचर रहे हैं हाँ, ये, टीचर प्रोफेसर प्रोफेसर ही कर लो। टीचर रहे हैं। नहीं नहीं, इन्होंने पीएचडी की लंबी हुई छोड़ने है। में यकीन है, इन दोनों ने पीएचडी की हुई है। जब भी कोई ऐसी छोड़नी हो इनसे पूछ लो। हिस्ट्री के जो है ना बे जो है मुझे पता नहीं है इन रियलिटी, ठीक है, वीडियो देखता हूँ तो उसके ऊपर वो थोड़ी बहुत डिटेल पता होती है। लेकिन पाकिस्तान की बात है तो भाई नहीं, ये वीडियो बड़े आसान तरीके से इन्होंने बनाई है। आसान तरीके से तो है, लेकिन ये है कि भाई डिक्टेटरशिप और इन चीज़ों के बारे में बात करना भाई इन रियलिटी पाकिस्तान में इस चीज़ की मनाही है। लेकिन इन रियलिटी भाई देखा जाए भाई तो जो रियलिटी है वो तो रियलिटी रही है ना। हाँ, जो हकीकत है भाई उन्होंने बताने की कोशिश की है मिश्रा जी ने। उन्होंने पास्ट को भी बीच में लेके आए हैं कि वहाँ से स्टार्ट करें कि 2 कंट्रीज़ हैं, 2, मैं रियलिटी बोलूँ तो भाई 2 जो हैं वो भाई हैं। अब बोलना पड़ेगा भाई उस हवाले से, ठीक है। और मिश्रा जी ने भी बोला था। तो मतलब कि एक ही घर में से अगर 2 भाई हैं तो
भाई वो किस तरह अलग हुए और उनकी अपनी लाइफ जो है वो किस तरह चली, किसने क्या प्लान इम्प्लीमेंट किया और वो आगे कामयाब हुआ, और यहाँ पे उन्होंने अंतर बताया। हम यही चीज़ जो है वो सुनना चाह रहे थे। हमने एक इन अ पर्सनल वे मैंने जो है एक वीडियो के थ्रू ही सुना हुआ था कि जो है 90s के दौर में जो है इंडिया ने लास्ट टाइम मेरे ख्याल में या 80s के लिया था, और 90s में वो बिल्कुल कह लें कि उसके बाद उन्होंने किसी से कर्जा नहीं लिया। 1991 में लिया था मेरे हाँ ख्याल तो में, उसके बाद फिर ऊपर ऊपर थे। मतलब अपने अपनी मदद आप वो जो है खुद मुख्तार हुए, और यही चीज़ जो है सेल्फ मेड होना जो है उनको कामयाब कर गया। मिश्रा जी ने भी उसी चीज़ को मेंशन किया। पाकिस्तान में कहानी थोड़ी डिफरेंट थी, और भाई इन रियलिटी हमने एक वीडियो और भी बहुत सारी इसके ऊपर हिस्ट्री के ऊपर किया जहाँ पे जिना के बारे में प्रॉपर बताया गया कि भाई वो क्या कर रहा था, बंदा किस तरह होल्ड कर रहा था, किस तरह उसने जो है कुछ जागीरदार जो हैं, लीड क्लास जो है उन ख़ानदानों के लिए इस कंट्री को जो है वो आज़ाद करवाया, क्योंकि कहीं पे नज़र नहीं आ रहा था मकसद इस कंट्री को अलग करने का, इस हिस्से को अलग करने का, और उसको जवाब बनाया गया हिंदू मुस्लिम के कॉन्सेप्ट को, और उसको कन्वर्ट किया गया दुश्मनी में, और वो भाई काम कर गया 1947 में। बीच में गोरे भी शामिल थे, नो डाउट। और गोरा जो करके गया कि जिसमें बंटवारा करना था, लाइन ऑफ कंट्रोल जहाँ पे लगानी थी, उन्होंने बीच में जो है कश्मीर की जो लाइन ऑफ कंट्रोल लगाई, भाई वो सबसे ख़तरनाक थी। वो अभी तक चल रहा है, कंट्रोवर्सी जो है वो अभी तक चल रही है, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ठीक है ना। वो सुनने में आता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो नहीं चाहते थे कि इस हिस्से में कभी भी अमन और सुकून रहे। अगर हम रिटर्न करना चाहते हैं या कुछ भी हासिल करना चाहते हैं तो इन ईज वे हासिल हो जाए, क्योंकि दोनों कंट्री में से खैर उन्होंने बताया मिश्रा जी ने कि भाई दोनों कंट्रियाँ जो है स्ट्रगल किस तरह कर रही थी, और फ़ौज किसके हिस्से में कितनी आई, और सबसे कम फ़ौज जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में एक 40 थी मेरे ख्याल में, 1 लाख। और जो फैक्ट्रीज थी, मतलब कह लें कि मिलें वगैरह और वो चीज़ें थी, वो भी जो है कह लें कि बड़ी तादाद में से कम क्वांटिटी जो है ना होने के बराबर पाकिस्तान के हिस्से में है, क्योंकि मज़दूर भी यहाँ पे रह गए इंडिया में, और जो काम वर्कर्स जितने भी थे वो वहाँ पे रह गए। और ये चीज़ जो है ये अभी भी स्ट्रगल जो है इंडियन लोगों में अभी भी सुनते हैं कि सेल्फ मेड मोदी को बताइए तो अभी भी सुनने को मिलता है कि भाई हम खुद मुख्तार होना चाहते हैं। हम हर चीज़ में जो है कह लें कि मेड इन इंडिया, हर चीज़ जो है मेड इन इंडिया हो, हम खुद जो है उसको आत्मनिर्भर जिसे मोदी हुकूमत जो है वो कहती है। तो भाई वो नारा जो है अभी नहीं है, वो बहुत पुराना चल रहा है कि भाई रिसोर्सेज भी ज़्यादा थे, हर चीज़ ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने वो पैसा जो है अपनी तरक्की में लगाया, हमने कोशिश की उस चीज़ को आगे ले जाने में, और हमने जो है फ़ौज को वो क्रेडिबिलिटी नहीं दी। लेकिन पाकिस्तान ने जब जंग हुई वो 90 कौन सा दौर था, 48 में जब कश्मीर में जो है वो ज़ाहिर है कश्मीर हाँ नहीं लिया था थोड़ा सा, हाँ उस 1948 में मामले में जो है वो जो हुई थी तो उन्होंने कहा कि फ़ौज को उस वक्त उन्हें लगा कि हमें मुंह की खानी पड़ी है, और भाई ये तो काम नहीं ठीक, हमें अपना जो है डिफेंस जो है और अपने इन चीज़ों में जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान ने क्या किया भाई, अपनी फ़ौज के ऊपर वो जो एक तस्वीर पीछे लगी हुई है ना, एआई के साथ लगी हुई है, वो पूरा मुंह बोलता सबूत है इस चीज़ का। पीछे बार बार दिख रही थी, मैं देख रहा था कि फ़ौज जो है वो रियलिटी बेस्ड तस्वीर थी, आई डोंट नो या एआईसी क्रिएटेड है। एक झंडा है और फौजी जो है वो टैंक के ऊपर खड़े हैं, सारे चढ़ के ऊपर हैं, और नीचे गरीब आवाम खड़ी है, किसी ने कमीज़ नहीं पहनी हुई, मतलब गुर्बत वाला हाल है, और उस झंडे के नीचे वो खड़े हैं। तो यही रियलिटी हुआ है कि अवाम तक वो रिसोर्सेज पहुँचे नहीं हैं, अवाम को बिल्कुल भी पता नहीं था भाई इस चीज़ का, काम ना होने के बराबर था, ठीक है। और फिर नीचे उस नीचे वक्त ही सोशल मीडिया भी नहीं थी, नहीं, वो तो बिल्कुल ही वो चीज़ नहीं थी ना, कोई कह रहा हूँ ना, अवेयरनेस। मतलब वो लोगों तक कोई बात नहीं मतलब पहुंची। अवेयरनेस वो होनी नहीं थी। लेकिन यह है कि भाई भारत ने भी तो उस चीज़ को होल्ड किया ना, उस चीज़ को संभाला, और उन्होंने बताया भी कि हम ये नहीं था कि शुरू से ही बड़े जो है उस लेवल के थे, उस पाए के थे, ठीक है। हमने भी कोशिश की है, आहिस्ता आहिस्ता जाके 90s के दौर में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। हमने कहा है कि भाई अब जो है हम इतने हो गए हैं कि हम वर्ल्ड वाइड जो है अपना बिजनेस जो है वो कर सकते हैं, खुद मुख्तार हो चुके हैं। हमने कोशिश की है, यही चीज़ होती है यहाँ पे। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की कह लें कि जितने भी लोग आए हैं, जो भी इक़्तिदार में आए हैं,
किस तरह चेंजअप हुआ और फौज जो है वो इंटर हुई, और उससे लेकर अभी तक भाई किसी ने भी 5 साल जो है मुकम्मल नहीं किए, कोई भी टिक नहीं सका, कोई भी अगेंस्ट आर्मी, कोई भी भाई अब कह लें कि अपना इक़्तिदार रखना या अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले करना कुछ भी नहीं कर सका। ये रियलिटी हमें कह लें कि 2008-10 के बाद जो है भाई देखने को मिला ये चीज़, जो जब मेरे ख्याल में परवेज़ मुशर्रफ थे, हाँ और उसके बाद मैंने परवेज़ मुशर्रफ तो 2008 से उतर गया था। मतलब 8 तक वो बुक्ती पे जब वो हमला किया, वो वहाँ पे मदरसे में हमला किया था, वहाँ पे टेररिस्ट उन्होंने कहा, और वो एक पूरा एक कह लें कि मिशन हुआ, तो उस दौरान जो है मैंने इंटरेस्ट लिया। तो मैं बड़ा इन रियलिटी बोलूँ बड़ा एडमायर करता था उस वक़्त। 2010 की बात है, आप 8 की 10 की बात होगी, ठीक है? और मैं बड़ा एडमायर करता था इस चीज़ को कि भाई जनरल का दौर था कि यार ये ठीक है, ये जो है फ़ौजी डंडा जो है वो होना चाहिए, और ये और वो, तो सारी बातें जो हैं इन रियलिटी बता रहा हूँ कि एक मेंटालिटी वो थी। लेकिन रियलिटी बेस्ड चीज़ें जो हैं वो बड़ी बाद में पता चली, क्योंकि मेरा हिस्ट्री से इतना लेना देना नहीं है इन रियलिटी में, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पर्सनल वे में। होता है ना कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, मेरा वो इंटरेस्ट नहीं था। तो वो जो है बाद में चीज़ें जो हैं वो ओपन होती गई, और उसके बाद जब हमने वीडियो करनी शुरू हुई कि चैनल से रिलेटेड और मीडिया से रिलेटेड चीज़ें देखना शुरू की, तो फिर समझ आई भाई ये चीज़ें जिन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं गलत है, ठीक है? और उन्होंने बीच में मेंशन कर दिया कि भाई जो है पाकिस्तानी फ़ौज जो है वो किस तरह काम कर रही है और किस तरह हर चीज़ में इन्वॉल्व है। यहाँ पे मेजर सर की वीडियो उन्होंने कहा था, बीच में क्लिप उन्होंने, वो बार बार मेरे जहन में आता है, उन्होंने कहा कि एक फ्लैट में रह रहा है हमारा जो जनरल कर्नल है, रिटायर होने के बाद, उस वहाँ से उतरने के बाद 2 साल का टनोर होता है, वो पूरा करने के बाद वो एक फ्लैट में रह 3 रहा है। साल का होता है शायद। 3 में भी 2 साल का या 3 साल हाँ, का, तो इफ आई एम नॉट फ्लैट रॉन्ग, कैसे क्लियर लिया है? कट। फ्लैट इस तरह से लिया कि बैंक से लोन लेकर हाँ, अपनी तनख्वाह से वो किस्तें जो है पे करते रहे, तो यहाँ पे चेक कर मतलब लो, पैसा कमाने का उतना कोई जरिया नहीं है। यहाँ पे फिर कैसे ज़रिए उन्होंने बता दिया, हमें यहाँ तो पे मेंशन बेशुमार करने की जरिया ज़रूरत नहीं है, वीडियो के थ्रू बात कर रहा हूँ कि भाई वीडियो में उन्होंने एक-एक चीज़ जो है वो क्लियर आउट कर दी। ईच एंड एवरी पाकिस्तानी भाई, मैं कहूँ छोटे से बच्चा और जो बुज़ुर्ग है, वहाँ तक भाई हर कोई जानता है कि भाई रियलिटी क्या है पाकिस्तान की, किस तरह ये हाँ, तो चल रहा ये है। है ना कि जो यहाँ पे एक लोग बोलते हैं ना कि जी इंडिया से आगे था पाकिस्तान, वो वाला मतलब जो बात थी, हम्म वो इन्होंने शुरू में बोली, तो मैं भी यही सोच रहा था कि वो कैसे था, ये भी बताएं आप आगे। थोड़ा बहुत पता था मुझे तो खैर, लेकिन मैं सुनना चाह रहा था। तो बहरहाल ये है कि इन्होंने भी फिर वही बताया कि वो इंडिया जो है वो बहुत पीछे था पाकिस्तान से, और लेकिन इंडिया जो है वो खुद मुख्तारी अपनी नहीं बेची। पहली बात, अपनी कोशिश करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, और एक दिन देख लें आज इतना कुछ इंडिया में हो चुका है कि इंडिया जो है वो आगे खुद कमाने वाला हो गया है। बात अपने ये है पाँव ना के कि ऊपर खड़ा अपने हो पाँव गया। पे खड़ा हो गया, अपना एक एम्पायर जो है वो खड़ा कर लिया बिजनेस का। एक बात कर रहा हूँ सिर्फ, और पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान जैसे ये होता है ना कि हमारे आम लोगों में होता है कि जी एक बंदा बाहर चला गया जी, बड़े पाइन बाहर ने, ठीक है, वो बेचता रहता है, तो सर्किट चलता रहता है, गाड़ियां खरीद लेते हैं हम, कोठियां बना लेते हैं, तो मतलब कि ये चीजें बना लेते हैं, लेकिन बिजनेस नहीं बना पाते, वेले रहते हैं बाकी लोग घर के सारे। और जब वो बेचारा उधर काम बंद हो जाता है या किसी वजह से वो नहीं रहता, दुनिया से चला जाता है या वापस आ जाता है या कहता है कि जी मैंने अब नहीं भेजना, उधर ही सेटल हो जाता है, तब फिर पैसे नहीं भेजता, तब ये जो है वो गरीबी जो है वो फिर इनको देखनी पड़ती है। फिर भी ये गाड़ियां भी बेचते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर जो है वो कोठियां बंगले भी बिक जाते हैं। लेकिन ये मसला यही है ना, अगर वो पैसे भेजता, ठीक है आप खाते पीते, लेकिन आप यहाँ पे कोई बिजनेस बनाते, अगर बिजनेस बना होता तो वो अगर छोड़ भी देता या दुनिया से चला भी जाता, वहां से आने बंद भी हो जाते, तो यहाँ पे जो बिजनेस था वो चलता रहता, उससे मतलब उस घर को कमाई आती रहती। लेकिन ये है कि वो बिजनेस बनाया नहीं, सिर्फ इसी आसरे पे रहे, तो बड़ा भाई ना है भाई। वही है पाकिस्तान का हाल
कि आते रहे अमेरिका से या इधर उधर से जो है वो रशिया से चाइना से, तो पैसे आते रहे, पाकिस्तान के हालात ठीक रहे, पाकिस्तान का पैसा मजबूत रहा, ऊपर रहा। लेकिन पाकिस्तान ने अपने मुल्क में बिजनेस, वो इन्वेस्टमेंट, वो चीज़ें जो हैं उस हिसाब से तरक्की नहीं की। बिजनेस करते तो तो इन्वेस्टमेंट आनी अगर थी ना। बिजनेस करते, ये सारा कुछ करते, तो आज जो है वो पाकिस्तान भी कमाने के काबिल होता। हो सकता है कि ये भी कर्जे अपने उतार देता, सारे अपने जो है वो कर्जे उतार के अपने खुद के पाकिस्तान से कमा के पाकिस्तान में लगा रहा होता और बढ़ा रहा होता, और इन्वेस्टमेंट भी आ रही होती बाहर से, तो पाकिस्तान भी तरक्की कर चुका होता। लेकिन इंडिया ने यही किया। इंडिया ने भाई किसी को मतलब कि किसी के साथ नहीं मिला, इंडिया अकेला चला। बेशक भूख काटी, जो भी किया, लेकिन एक बिजनेस खड़े किए। फैक्ट्रियां तो पहले से कारखाने थे, लेकिन ये है कि वही बात कि आहिस्ता 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 ऐसा करते करते जो है वो दुनिया में एक होल्ड अपना बना लिया, एक नाम बना लिया। अब इतने बिजनेस हैं कि लोग जो है वो खुद जो है फॉरेन कंट्रीज जाके यहाँ पे इन्वेस्ट करती है, लेकिन पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट निकाल रही है सारी फॉरेन कंपनियां। पाकिस्तान के अपने लोग इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डूबता जा रहा है। 2008 तक इसलिए बात की क्योंकि वहां तक जो है वो परवेज मुशर्रफ रहा। तब तक जो है वो लोग ये मानते हैं कि जी परवेज मुशर्रफ का जो दौर था उसमें सारी चीजें सस्ती थी। ठीक है, वो पेट्रोल सस्ता था, सब कुछ सस्ता था, सस्ता था, ठीक है, एक अच्छी बात है, आम गरीबों तक पहुंचती रही वो चीजें। लेकिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जो है वो किसी ने कुछ नहीं किया। बात यहाँ पे आती है, वो भी सिर्फ आईएमएफ हर से कोई कर्जा लेके सस्ता किया था, वही ना, आईएमएफ से लिया या जो है वो फंडिंग ली। फंडिंग ली या जो भी आया, जिधर से भी आया। एक बात कर रहा हूँ, अपना कुछ नहीं बनाया, मतलब कि बिजनेस नहीं खड़ा गया पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में कुछ नहीं बनाया गया। तो वही बात कि हर कोई जो है अपने अपने दौर तक की सोचता रहा, अपने आगे दौर फ्यूचर की, पाकिस्तान के फ्यूचर की किसी ने भी नहीं सोची, जो भी इक़्तिदार में आया। अगर किसी ने सोची होती तो आज पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा होता। यही फ़र्क है कि इंडिया में जो इक़्तिदार में आए उन्होंने भाई पाकिस्तान इंडिया की तरक्की के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए जो है वो सोचा। जब फ्यूचर के लिए सोचा तो फ्यूचर के लिए काम किए, तो आज फ़ायदा दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी थे वो अपने अपने टेन्योर तक जो है वो महदूद रहे कि बस जी इधर से पकड़ लेते हैं, उधर से पकड़ लेते हैं, हम सस्ता कर देते हैं, हमारा एक नाम होगा, उसके बाद हमने कौन सा आना है ना बनना है देखी जाएगी। तो ये सिस्टम रहा है ना पाकिस्तान में, यही रहा। इसलिए जो है वो बड़े अवाम कहती है कि 2008 तक जो है परवेज मुशर्रफ रहा, उसकी हुकूमत में जो है बड़ा ये रिलीफ था, हर चीज़ में ये था वो था, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए क्या किया गया? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। अब 2008 के बाद पाकिस्तान डाउन होता गया और आज पाकिस्तान की हालत जो है बिल्कुल एक किस्म की भिखारियों वाली हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने अपने पाँव पे खड़े ही नहीं हुए। लोग हड्डाराम हो चुके हैं यहाँ के, हमारे समेत लोग हड्डाराम हो चुके हैं, कोई काम नहीं करना चाहते। बस ये भी अब चाहते हैं कि शॉर्टकट कोई ढूंढे, कोई फ्री का माल आ जाए, कोई फ्री की हो जाए, कोई बिजनेस, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई इधर उधर कोई भी नहीं सोच रहा। अवाम हो या इक़्तिदार में जो हो या कोई भी हो, बिल्कुल नहीं सोच रहे। और जो अपना वही ना डर के डरा के रखा गया कि जंगें हो रही हैं जी, उधर पैसा लगेगा, ये हो रहा है वो हो रहा है, डिफेंस पे पैसा लगाया, अवाम जो है वो भूखी नंगी रही। तो ये सिस्टम चलता रहा और आज पाकिस्तान की हालत अवाम भी कहाँ तो पे इस है। तरह की है। ये अवाम बन गई ना, हाँ, हम बना घास खा दिया गया लेंगे। ना। अवाम बन गई ना यार। आपको अब कहें कि यार उस बंदे से खतरा है, ये हमसायों से, कि वो हमें मार देंगे क्योंकि हमने वहां पे से कश्मीर जो है वो थोड़ा सा ले लिया है ना, तो वो हम पे हमला कर देंगे, हमसे जो कश्मीर लिया है वो भी छीन लेंगे। चले वो एक बात कर रहा हूँ, लोग जो हैं वो जी नहीं 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 ऐसे कैसे हो सकता है, आप जो है वो गायें इधर गन्ने लें, ये करें, ये दीवारें ऊंची कर दें, ये किले बनाएं, ये करें, मतलब उस चीजों में पैसा लगाना शुरू कर दिया और खुद जो है वो कुछ भी मतलब के बनाया नहीं। तो वो हड्डाराम हो गए सारे, अवाम वैसी बन गई, अवाम को बना दिया गया एक तरीके से। अभी अवाम क्यों खिलाफ हो रही है? क्योंकि वही बात कि अभी अवाम को जो है वो सारी हिस्ट्री के बारे में जो सच्चाइयाँ थी
कि पैसा किधर आता रहा, किधर लगता रहा, कौन लेता रहा, कौन नहीं लेता रहा, क्या किया फ्यूचर के लिए पाकिस्तान के। वो जब रियलिटियाँ सामने आई, तो अवाम जो है वो खिलाफ होना शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता। आज तकरीबन कोई 60-70% अवाम खिलाफ है जो भी इक़्तिदार में उनसे, इसी वजह से है। ठीक कह रहे होंगे आप, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रियलिटी जब हकीकत खुलती है सामने तो भाई उसमें चेंज अप भी होता है। चले हमारी नस्ल में ना सही, हम कोशिश नहीं कर सकते, वक्त निकल गया, ये चीज़ ऐसी हुई, लेकिन जो आने वाली नस्ल है वो भी इसी पटड़ी के ऊपर चढ़ रही है, उनको भी इसी के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ फंक्शन हो रहे थे ये 14 अगस्त को, तो वो जिस तरह की चीज़ें हो रही थी, मतलब रस्सा खींचने वाली गेम हो रही है, साइकिल चलाने वाली, कह रहे हैं कि हम जो है स्पोर्ट को फ़रोग दे रहे हैं, खेल कूद होगी। फ़रोग देना है तो उनको रियलिटी बताओ ताकि बच्चे सीखें और आगे जो है उनका ज़हन खुले कि वो जो हमने ग़ुलामी वाली ज़िंदगी और वो चीज़ गुजारी जो अभी तक गुजार रहे हैं, वो ये चीज़ ना करें। उनके आगे वो जब स्कूल से या कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से निकले ना, तो भाई वो कहीं न कहीं कुछ आगे उनको प्लेटफ़ॉर्म मिले, मुल्क में वैसी तरक्की हो कि यार उनको बाहर ना जाना पड़े। कोई डॉक्टर बनता है, कोई अच्छा डॉक्टर होता है, अच्छा इंजीनियर होता है, अच्छा किसी भी शोबे में वो भाई ले ले, तो भाई वो कहाँ पे होता है? ऑस्ट्रेलिया में होगा, इंग्लैंड में होगा, यूएसए में होगा या किसी और कंट्री में, डेवलप्ड कंट्री में होगा। वो लोग आपके उस अच्छे इंसान को जो उस फील्ड में ठीक-ठाक काम कर सकता है, तो भाई उसको ले लेते हैं अपनी कंट्री के लिए। उनकी कंट्री के लिए वो बंदा हो गया, आपकी कंट्री में वो बंदा नहीं होगा, तो कितना नुकसान है इस चीज़ का, लोगों को पता ही नहीं है। क्यों नहीं है? फिर वो क्या करें बेचारे जिन्होंने लाखों करोड़ों लगाए हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर और वो अपना मुस्तकबिल भी अच्छा चाहते हैं। पैसा है भाई, पैसा ज़रूरत है हर किसी की। वो बकवास करता है जो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा वतन से मोहब्बत है और ये और वो, पैसा ज़रूरी है उसके लिए। जो वो उसके कहता है लिए ना कि वतन से मोहब्बत है, आज वीज़ा दे दे अमेरिका का निकल जाएगा। निकल जाएगा रियलिटी है। तो भाई फिर वो ज़रूरत है, ज़रूरियाती ज़िंदगी पूरा करने के लिए वो ज़रूरी है। ना ज़रूरी होता तो भाई दुनिया रोल ना रही होती। पाकिस्तान अभी भी जो है आईएमएफ से कर्ज़े लेकर और फंडिंग लेके वो सारी चीज़ें कर रहा है, ये ना कर रहा होता। तो भाई एक आम इंसान के लिए भी ज़रूरी है, तो वो फिर क्या करेगा? वो बाहर चला जाएगा। अगर यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म होंगे, यहाँ पे वो सिस्टम स्टेबल होगा, तो वो यहीं पे काम करेगा, मुल्क में और तरक्की। और यहाँ पे जो पीछे देखने वाले लड़के होंगे, ये पीछे इस फील्ड में आ रहे हैं, वो देखेंगे कि यही यार फलाँ डॉक्टर ने जो है वो डिग्री ली और वहाँ पे यार काम कर रहा है, इतना अच्छा पैसा कमा रहा है, इतनी अच्छी लाइफ है उसकी, सेटल हो गया। हम भी जो है कोशिश कर, तो एक आइडलाइज़ करते हैं और अपनी कंट्री में ही, और अपनी कंट्री को भाई फिर वो जो है ऊपर लेके जाते हैं। इंडिया में ये चीज़ हुई है, उन्होंने गरीबी में ज़िंदगी गुजारी है, रगड़ के ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन उन्होंने कोशिश किया है कि खुद मुख्तार हों, खुद अपने आप को ऊपर लेके जाएँ, कोई हमारा हाथ पकड़े या ना पकड़े, हमने अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना है। और आने वाले वक़्त में उन्होंने स्ट्रगल की होगी, उनको पता होगा, वही हुआ, वो अपने पाँव के ऊपर खड़े हो गए। और जो दूसरा बेटा था भाई, भाई कार्ले, वो क्या, उसने वही अय्याशी वाली ज़िंदगी, उसने एक ही चीज़ के ऊपर फ़ोकस किया और गलत पॉइंट को फ़ोकस कर लिया, ठीक है ना? और अवाम साथी उस वक़्त की, उस अवाम को मेरे ख़्याल में क्या इन्फॉर्मेशन होनी है, क्या पता होना है इस इन हालातों के बारे में या इन चीज़ों के बारे में। वो तो अपनों को रो रहे होंगे उस वक़्त आधे से वही ना, ज़्यादा। वही हालात देखे ना, तो उन्हीं हालात से उनको डराया गया ना कि अगर फौज मजबूत ना हुई तो फिर वही हालात हो जाएंगे आपके साथ। वो डरे हुए पहले ही। डरे हुए थे। तो वो फिर उन्होंने क्या सर उठाना है, उन्होंने फिर जी करनी है, आप ठीक हैं, आप ठीक कर रहे हैं। तो फिर वो नारे लगवाने के ये और वो हमारी, मतलब फ़ौज के रिलेटेड, और ठीक है, और अपने डिफेंस के रिलेटेड और अपनी कंट्री के रिलेटेड। तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो चली हैं। बहुत देर हो चुकी है मेरे ख्याल में इन रियलिटी, कि अब उसको सुधारना भी चाहे ना तो बड़ा वक्त लगेगा। जो कहते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं 50-100 साल, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर भी एंकर जो है कह रहे होते हैं कि 100 साल लग जाएंगे, भारत जो है वो बहुत आगे चला गया है। तो भाई वाकई 100 साल आपको स्टेबल होने में हाल ही लग जाएंगे। तरक्की करना तो उसके बाद शुरू होगी। आप अपने पाँव के ऊपर ही खड़े नहीं। बहुत सारे मसाइल हैं जिनके ऊपर भाई सर घूम जाता है, ये भी है, वो भी है, इसको भी ठीक करना है। किस किस चीज़ को पकड़ेंगे आप? एक अच्छा बंदा भी अगर आता है सिस्टम में, वो भी करप्ट होके बैठ जाता है जब वो देखता है कि मेरे ऊपर वाले भी रिश्वत खा रहे हैं। खैर मैंने
100-200 खा लिया तो कौन सा, हालांकि उसे ईमानदारी की जो है वो चीज़ करनी चाहिए, अपने जॉब के साथ अपनी कंट्री के साथ मुखलस रहना चाहिए। भाई आपको इस मुल्क में रहना है तो आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा, अगर नहीं बन बनेंगे जाता है। तो आप जो है वो ईमानदारी की सजा भी काटेंगे फिर। ये कौन है भला लोग जो फिर नहीं करते, वो बाहर चले जाते हैं, फिर भाई जाके आज़ादाना तरीके से बोलते हैं और अपना काम भी करते हैं, ये वो लोग। खैर बात लंबी निकल जाएगी और हम नहीं चाहते कि बड़ा सा बट्टा जो है हम पे गिरे, आई मीन टू से पत्थर, तो हम अपने दिल में पत्थर रख लेते हैं। तो चलते हैं समीर की तरफ। बस ठीक है, उसने अभी मुंह पे पत्थर काफी रख ज्यादा हो लिया। गया, काफी ज्यादा हो गया। मैं पत्थर अगर हटा दूंगा तो फिर और काम लंबा हो जाएगा, फिर उनके व्यूअर्स के दिल पे पत्थर आ जाएगा कि भाई कितना बोलते हो यार, थोड़ा कम बोला करो, इसीलिए इतना तो लंबा वीडियो बना आदि देते की है ना। चलो जी हो। वीडियो और वाइंड बेचारे अप कह रहे करते होते हैं हैं। तुम लोग मूवी बना देते हो वीडियो के ऊपर। नहीं भाई बस बातें कुछ इस तरह की यार होती नहीं हैं। बोलेंगे तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि आप इस टॉपिक पे नहीं बोले, आप उस बात पे नहीं बोले, आपने उस बात को छोड़ दिया, उस पे आपकी बोलती बंद हो गई होगी। तो चलो क्या जी क्या मिला मतलब जुला कवर रिएक्शन करें हमने फिर। दे दिया है, अपना ओपिनियन रख दिया है जी। और आई थिंक सो आपको भी इस चीज़ की समझ आएगी। आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन के बारे में? अगर आपने वीडियो देखी है तो देखिए, तो थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में अपना आपके इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस।